अस्सलामुअलैकुम एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। और जी आज ईद का तीसरा दिन है और ईद ऑफिशियली आज खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वंस अगेन ईद मुबारक। ईद मुबारक, ऑफ कोर्स ईद मुबारक। और भाई हमारी तैयारी जो है वो बिल्कुल ईद के मुताबिक इसलिए है कि जब वो कुर्बानी वगैरह सब कुछ हो गई और हमने बड़ा एंजॉय भी कर लिया, कुर्बानी को खा भी लिया। तो ये देखें ज्वेलरी मेरी, कुर्बानी ज्वेलरी। ये बकरे से उतारी है आपने? नहीं, बकरे से नहीं उतारी, इंस्पायर्ड बाय द कुर्बानी। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय द जानवरों के ज़ेवरात। नहीं पहन ली, भी इंस्पिरेशन ली है मैंने। You like it? वैसे कोई like it, अगर लिटरली ये इधर उधर घूमेंगी यही पहन के तो, और किसी को ना भी बताएं तो वो यही इनसे तवक्को करेगा कि किसी आजकल बड़ी फैंसी ज्वेलरी आ रही है, आपको पता है, बकरों भेड़ों गायों की। सो वहीं से ये हार उतार के इन्होंने हथिया लिया है या मार लिया है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ से वापसी पे हमने अपना हिस्सा उठाने जाना है। हमने एक हिस्सा भी किया हुआ है जो तीसरे दिन का बुकड है, इसलिए हमने वो कलेक्ट करने जाना है आज काउ शेयर। 3 दिन तक, मतलब यू नो दैट, तो आप स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो आज भी कुर्बानी कर रहे हैं। तो आई होप कि आपका दिन जो है वो बड़ा अच्छा आगाज हुआ होगा, और जिन्होंने अभी तक कुर्बानी नहीं की और कर सकते हैं वो आज कर रहे होंगे। अच्छा जी, लेकिन फिर भी एक वो फीलिंग भी आना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि छुट्टियां इख्तिताम पजीर हो रही होती हैं और कल से नजर आ रहा होता है कि रूटीन में सब कुछ वापस आएगा। तो हम भी आपको बता दें कि बस ईद की ब्रेक होने वाली है या हो गई है खत्म, और कल से रिवायती सियासत जो है वो दोबारा से जोरों पर होगी। पीपल हु डिड गेट अ ब्रेक प्लीज, क्योंकि हम तो आपके साथ ही रहे हैं, तो वो पीपल हु डिड गेट अ ब्रेक, उनकी ब्रेक खत्म हो रही होगी। लेकिन सियासत की क्या बात कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? क्यों? इसलिए क्योंकि आने वाले चंद दिनों में बड़ी सियासी सरगर्मियां इसलिए हैं क्योंकि पंजाब में भी इंतखाब होने हैं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला है। सो पहले बात कर लेते हैं ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहने के लिए दोबारा अक्सरियत हासिल करने का हुक्म दिया हुआ है, सभी को मालूम है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 22 जुलाई का दिन भी मुकर्रर कर दिया। अब मामला ये है कि 17 जुलाई को PTI के D सीट होने वाले 20 मुनरिफ अरकान की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। सो 20 बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं इन पंजाब। ये हम बता दें आपको, फॉर पीपल इन पंजाब, वो भी आपको बता सकते हैं। माय मदर वाज टेलिंग मी एक्चुअली कि बड़े जोरों शोर से जी कैंपेनिंग हो रही है, और जो फ्लोट्स फिर रही हैं इधर से उधर, और लाउड स्पीकर, तो ये मतलब हैं तो ज़िमनी इंतखाब, लेकिन बड़े जनरल इलेक्शन का ये फील जो है आपको पता है कि वो आ रही है। एंड दैट देयर आर सो मेनी सीट्स और सो मेनी कैंडिडेट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत होपफुल भी है इन सीटों को लेकर, और मुस्लिम लीग नून भी मरियम नवाज की क़यादत में बड़ा जोर लगा रही है, कैंपेन बड़ी होती रही है। वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए 186 वोटों की अक्सरियत हासिल करनी होती है, और इस वक्त हमजा शहबाज के पास हैं 172 अरकान की हिमायत। अब अदालती हुक्म के बाद जी, आप साथ साथ आपको बता दें कि अदालती हुक्म के बाद हमजा शहबाज का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा है, और बड़ा ही ऑब्वियसली एक टेंशन भी उस कैंप में डेफिनेटली होगी। और अगर वो 20 नशिस्तों में से ज़्यादा सीटों पर अक्सरियत हासिल कर लेते हैं तो वो अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर आगे भी अगर सिंध की तरफ भी देखा जाए तो कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है, जहां 26 जून को 14 अजला में बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन वफाक में पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी MQM और JUI ने ही इन इंतखाबात को धांधली सदा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अब 24 जुलाई को कराची में बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं। पीपल्स पार्टी के अलावा कराची की तमाम बड़ी जमातें बल्दियाती कानून पर सरापा एहतजाज हैं। हल्का बंदियों पर भी शदीद एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। इन शिकायतों के साथ कराची के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज किस हद तक काबिल कबूल होंगे, ये भी हम सबको देखना है। एक और अंसर कराची में इंतखाबात के दौरान अमन व अमान का मसला भी है, क्योंकि पिछले 2 ज़िमनी इलेक्शन में हम देख चुके हैं कि किस तरह बदअमनी जोरों पर रही है, और ऐसे में कराची में बल्दियाती इलेक्शन करवाना यकीनन इंतजामिया के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, और इसके साथ ये बल्दियाती इलेक्शन जो है PTI और पीपल्स पार्टी के दावों का भी इम्तिहान नजर आएगा, और प्रोबेबली इनके इत्तेहाद का भी ये भी एब्सोल्युटली नजर आ जाएगा। और इसके अलावा कराची में आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद खाली होने वाली नशिस्त NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब जो है वो 27 जुलाई को होगा। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग, और यहाँ भी सूरत हाल जो होगी वी कैन ओनली इमेजिन कि वो काफ़ी दिलचस्प होगी। अच्छा जी, पहले ज़रा पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पे बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुकाबला है बड़ा टफ, और मुख्तलिफ सर्विस भी आ रहे हैं, हल्कों का मुख्तलिफ रिपोर्टर्स सहाफ़ी विज़िट भी कर रहे हैं। किसी हल्के में PTI का जोर ज़रा ज़्यादा लगता है, किसी हल्के में इंडिपेंडेंट PMLN को, बाज़ हल्कों में बड़े टफ कंपटीशन का सामना भी है। सीनियर सहाफ़ी
तजियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वड़ाइच साहब, अब ईद के दिन तो हो रहे हैं ख़त्म, एक बार फिर सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, आगाज़ समझे हो ही गया है, सबकी नज़रें हैं पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पर जिनका फैसला कुन असर होगा वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर भी कि हमजा शहबाज रहते हैं या नहीं रहते हैं, और दोनों जानिब से उम्मीदवारों को देखते हुए क्या लग रहा है आपका मुकाबला तगड़ा होगा, वन साइडेड इंतखाब है ये, या कुछ भी हो सकता है? सच्ची बात यह है कि मामला तो टक्कर का होगा। पीटीआई कुछ भी कहें, पीटीआई की वोट बैंक जो है उसमें वो स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन नून लीग का वोटर बड़ा पक्का है और पंजाब के अंदर नून लीग का जो वोटर है वो बड़ा खामोश रहता है, वो ना मुजाहरे में जाता है ना जुलूस में जाता है, लेकिन वो वोट डालता है जो नून लीग का वोटर है। तो मेरा ये ख्याल है कि बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अक्सरियत जो है वो नून जीत जाएगी। उसकी वजह एक ये भी है कि ये सारे जो है साबिक़ एमपीए हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और नून ने उन्हीं को पीटीआई वालों को ही टिकट दिए हैं क्योंकि ये मुनरफ़ अरकान है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर फ़ायदा जो है वो नून लीग को है, अगरचे महंगाई है सब कुछ है, लेकिन बहरहाल कुछ इलेक्शन सरप्राइज़ का नाम है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा सर ठीक है, बिल्कुल आपने हमें बता भी दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने ईद से पहले बड़ी ज़ोरदार मुहिम चलाई, जैसे ऑब्वियसली जैसे आप भी अभी बताते मरीम नवाज़ ने लीड किया, लेकिन मसला वही नज़र आया जो आज से 1 साल पहले खान साहब के साथ था, यानी सियासी नारे तो बहुत लेकिन अपनी परफॉर्मेंस बताने के लिए कुछ खास नहीं। तो वो सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो अभी भी बनी हुई है। तो क्या वोटर इस सूरत हाल का वोटर पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी डेफिनेटली, महंगाई और दूसरा परफॉर्मेंस ना होना, ये दो बड़े इश्यूज़ हैं, और जो नून लीग की हुकूमत है इसको इनका जवाब देना पड़ेगा। लोग तवक्को कर रहे थे कि नून लीग आएगी तो कम से कम गवर्नेंस जो है उसमें फौरी तौर पर तब्दीली आएगी और बेहतरी होएगी, और लोगों का ये ख्याल था कि शायद महंगाई के आगे भी कोई बांधा बनाएगा, लेकिन नून लीग ऐसा नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, सर्टनली फिर मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जनाब अगर ये मुश्किल फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। खैर लेट्स सी के जो वोटर सपोर्टर जिनसे वो मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसों में जाके मुखातिब हैं वो कितना उनकी बात मानते हैं तो नताइज ही बताएंगे। अब तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक ये मशहूर है कि इमरान खान के चाहने वाले जलसा गाहें भर देते हैं, लेकिन पार्टी की तंजीम उन्हें वोटों में तब्दील करने में ज़्यादा कामयाब रहती नहीं है। तो क्या ये कमज़ोरी अब तक है, या सिंध में तो कराची में तो हमने तंजीमी कमज़ोरी देखी है, क्या पंजाब में इस कमज़ोरी पर काबू पा लिया गया है पीटीआई की तरफ से? नहीं, ये कमज़ोरी मौजूद है। जो पीटीआई की तंजीम है वो इतनी मजबूत नहीं है। जिस तरह से इमरान खान पॉपुलर है उस तरह से उनकी पार्टी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और इसलिए फिर जब वोटों का मामला आता है तो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। बाज़ हल्के तो ऐसे हैं जहाँ लोग खुद वोट डालने आ जाते हैं, लेकिन जहाँ लोगों को लेके जाना हो, जहाँ लोगों को इंस्पायर करना हो, जहाँ लोगों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देनी हो, वहाँ पार्टी जो है वो कमज़ोर रह जाती है। तो इसलिए जो शहरों के ख़ास कर वो इलाके जहाँ तालीम बेहतर है, जहाँ पे खुशहाल हैं जो, वहाँ पे तो पीटीआई जो है वो पॉपुलर है, लेकिन बाकी कच्ची बस्तियाँ और वो इलाके जहाँ पे मिडिल क्लास रहती है वहाँ, या लोअर मिडिल क्लास रहती है, वहाँ पर जो है पीटीआई इस तरह से पॉपुलर नहीं है। अच्छा फराज साहब, ये कहा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में अगर तहरीक इंसाफ मतलूबा नशिस्तें जीत गई और हमजा शहबाज हुकूमत को फारग कर दिया तो फिर वो असम्बली तोड़ कर सूबे में नए इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे, और सोचें तो वाई नॉट यही करेंगे। अगर पंजाब भर में इलेक्शन कराना पड़े तो फिर आम इंतखाबात ही साथ ही करवा देने के लिए हमें लगता है कि दबाव बढ़ सकता है। तो आपकी भी यही फीलिंग है, ये हो सकता है कि ऐसा करवाने की कोशिश की जाए? मेरा ख्याल है कि जो अगर हमजा शहबाज दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो गए तो वो क्यों असम्बली तोड़ेंगे। वो तो चाहेंगे कि ये हुकूमत चलती रहे, और जो है दोबारा इंतखाबात के लिए जो मुहिम है उसका
सेरा जो है वो पीटीआई के है, लेकिन पीटीआई की कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। आप देखें कि ऊपर कौमी असम्बली में इस्तीफ़े दिए हुए, नीचे ज़िमनी इंतखाब लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली के। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली मौजूद है, वहाँ पे हुकूमत भी मौजूद है, उसको ख़त्म नहीं कर रहे। तो जब ये कॉन्ट्राडिक्शंस होंगी तो इन कॉन्ट्राडिक्शंस के साथ तो फिर आप फ़ौरन इलेक्शन जो है उसका मुतालबा मानी खेज नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल वड़ाइच साहब। अब जरा हम ईद की बात करते हैं, और ईद की बात आप कह रही थी ना, मैं ये खाऊंगी, मैं वो खाऊंगी, पता नहीं क्या मेरा दिमाग खाया हुआ था आपने बीच मुझे में। बहुत भूख लग रही है, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी अपना ही पेट समझकर खाना खाना है इस ईद पर भी, ये हमने आपको याद दिलाना है। रूल्स नहीं होते हैं। ईद उल अज़हा पे आपको पता है मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी का फरीजा अंजाम दिया जा रहा है, अभी भी सिलसिला जारी है, जोर तक कर सकते हैं। और हमेशा की तरह सड़कों पर जगह जगह ताड़िया लाइशें भी नजर आ रही हैं और बड़ी ईद, लेकिन उसके बाद जो गंद मचता है ना, वो बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुख्तलिफ इलाकों से तापुन भी उठ रहा है, इंतजामिया सफाई के लिए जो करना चाह रही थी कुछ किया भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश बेहतरी की मौजूद ही है। हमारा खुद भी तो फर्ज बनता है कि हम खुद सफाई का ख्याल रखें, और अल्लाह का वास्ता है हाथ जुड़वा लें। मतलब ये सड़क के ऊपर अगर आप कर ही रहे हैं जानवर ज़बा, तो इतनी जहमत तो कर लें कि वो खून जो आपने सड़क पे दूसरों के गुजरने के लिए बहाया हुआ है वो साफ पानी तो फेर देना, तो साफ कर दें यार। अब इन चीजों की वजह से कितनी बीमारियां होती हैं, आप वो सोचे। मतलब ईद तो फिर खत्म हो ही जाएगी, आपके मजे भी खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी तो जीना है। सॉरी, आई शुड नॉट कमेंट, बट आप किस तरह की ये कुर्बानी कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी 100 दफा कबूल करे, लेकिन दूसरों को आप अजियत में क्यों डाल रहे हैं? आपने सड़क पे अव्वल तो अपने घर में अगर जगह है तो वहां करें, दूसरा आपने सड़क पे खूनो खून कर दिए, पूरी सड़क पूरी गली अपनी, उसके बाद उस पर मट्टी डालें, रेत डालें, उस खून को से साफ करें यार, ये आपका काम है। ठीक है भाई, हमने बता दिया, मतलब डांटो तो ना, तीसरा दिन ईद का चल रहा है और सुन लेंगे, लोग करते भी हैं। ये उन लोगों के लिए था गुस्सा जो नहीं करते, ज्यादातर कर देते हैं, बहुत से नहीं भी करते, आई एम सॉरी, नहीं करते। कम बैक, ईद है, डांटना तो नहीं है, बट साथ साथ ये भी याद दिलाना है आपको कि अगर ये ना किया तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो ये वजह है कुछ करने की। ऑब्वियसली एक तो नज़र भी कोई सफाई आनी चाहिए, लेकिन वैसे भी आपको पता है मलेरिया, कोंगो, डेंगू, मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गंदगी पे ही आती हैं, और फिर गंदगी से ऑब्वियसली ये गंद जो है वो इंसानों में भी फैल जाता है। तो मुआलिज मुताद्दी अमराज डॉक्टर साद नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, अब ईद तो मनाई जा रही है, ज़्यादातर लोगों ने कुर्बानी कर ली है, बाकी आज निपटा लेंगे। इसके साथ साथ एक सफाई का मसला जो इर्द गिर्द देखते हैं, फ़ज़ा में ताफुन है, फिर ओवरऑल हाइजीन इश्यूज होते हैं इर्द गिर्द। कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके पनपने के लिए आइडियल माहौल होता है? मसला जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम भी ख़राब है, तो अब ये गर्मी भी है, बारिशें भी हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है जब आप ज़ाहिर गंदगी करेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, ख़ासतौर पे हाजमे के रिलेटेड बीमारियां। वो आप इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गोश्त का बड़ा एहतियात रखने की ज़रूरत है। मौसम काफ़ी गर्म है, जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो उसको भी एहतियात उसके लिए रखने की ज़रूरत है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कलेक्ट करके गोश्त बहुत सारा उसको कलेक्ट करते रहते हैं, और फिर वो गर्मी में ही गोश्त अपने पास रखते हैं, और फिर शाम को वो लेके जाते हैं उसको अपने घरों तक। तो उसमें जो है इस गर्मी के मौसम में जो है ना, और ये ज़ाहिर है आपको जितने भी हाजमे से रिलेटेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ या दीगर जो अमराज हैं वो सब होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। डॉक्टर साहब, इस सारी सूरत हाल में कोरोना को हम लोग ना भूलें। आपको पता ही है ईद पे मिलना मिलाना सब कुछ होता है, मंडियों की रौनकें, केसेस आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने वाले समझ रहे हैं, बूस्टर लगवाने वाले समझ रहे हैं उन्हें कोई ख़तरा नहीं है। तो वो ज़रा ओवरऑल हमें सूरत हाल बताएं, सबको कितना मोहतात होना है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके घर में किसी को बुखार या खांसी या गला ख़राब है, या आपको शक है कि कोई वायरल इलनेस है, तो उसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासतौर पे उन लोगों को जो जिनकी उम्रें ज़्यादा हैं या जिनको दीगर अमराज हैं, चाहे वो सांस के हों चाहे हार्ट के हों, तो उनको एहतियात करने की ख़ासतौर पे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपने जिनके सिम्टम्स हैं कम से कम वो तो मास्क पहने, और अपने आप को या जिनकी एक्सपोजर हुई है उनके साथ मिले हैं वो भी अपने आप को मास्क पहने और लोगों से थोड़ा डिस्टेंस के साथ रहें। तो इससे ये होगा कि ये बात सही है कि इस वक्त कोविड के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर माइल्ड हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी एहतियात जो है ना इलाज या उससे बेहतर है। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक, जो भी सुन रहे हैं
और आप सबकी ईद मुबारक आपको भी सर, और सब लोग डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। मतलब ईद के दिन आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और आप चाहते हैं कि लोगों को ये जो मैसेज है ये पहुंचे। और डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ऑनेस्टली भी इंसान को बताना चाहिए, इफ़ यू योरसेल्फ आर अनवेल, आपको पता है कि आप बीमार हो रहे हैं तो आप लोगों को बताएं। जैसे कि अब्दुल्ला आपको पता है ना मेरा गला खराब हो रहा है, मैं यहाँ से दूर भाग रहा हूँ, ब्रेक के बाद मुबारक वंस अगेन। और अच्छा हमने बहुत, मैं आपको कोई सियासी बात नहीं करने दूंगी कुछ देर के लिए। ओके फाइन, चलो कुछ देर का तो एटलीस्ट हमें टाइम मिल गया, बिकॉज ईद है आफ्टर ऑल। मतलब कल से हमने और करना क्या है, यही बातें करनी है। तो आज हम थोड़ा सा म्यूजिक, थोड़ा सा थिएटर, कोई आर्ट्स की बातें हों। तो सबसे पहले हमारी जो गेस्ट आज हमें ज्वाइन करें, शी इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, और पहले भी हमारे शो का हिस्सा रह चुकी हैं। बिकॉज माशाल्लाह क्या वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं और क्या वो झंडे गाड़ी हैं दुनिया में। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे आपने देखा होगा, स्पॉटिफाई पे इनको क्या कहते फीचर किया गया था। पाकिस्तान की एक इंतहाई खूबसूरत और लेट मी से दिस थोड़ी अंडररेटेड, क्योंकि जब हम इनसे मिले, इनसे मुलाकात की, इनका टैलेंट देखा तो हमने कहा भाई मतलब ये कहाँ थी और ये कहाँ हैं। महक अली इज विद अस जॉइनिंग फ्रॉम लाहौर। ईद मुबारक महक। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने मुझे ईद वाले दिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि आप लोग की टीम ने मुझे लालच दी थी कि जाते ही आपको बारबेक्यू मिलेगा, तो फिर मैं आ गई इसलिए। बहुत ही आला। देखिए आपको पता है कि हमने सड़ी गर्मी में या दोपहर में आपके लिए बारबेक्यू का इंतजाम किया है, ऑल्दो शाम में जरा बेहतर रखा है। जो ब्राइड्स होती है ना महक, ये बड़ी काम करती हैं, तो हमने आपको भी लगा दी और आप माशाल्लाह आ गई हमारे शो पे। सो महक टेल अस व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीस डेज। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, और छोटी ईद नहीं है वरना मैं आप लोग से ईद भी मांग लेती। तो खाने वाने चल रहे हैं, घर वालों के साथ ईद स्पेंड हो रही है। जबरदस्त। तो खाने वाने चल रहे हैं, मतलब आपको पता है लाहौरी आप जरा खुश खुराक भी होते हैं, जरा खाना मुझे लगता है जायके से ज्यादा क्वांटिटी पे जोर होता है लाहौर में। सो आपको क्या पसंद है बड़ी ईद की, क्या स्पेशलिटी आपको, आप वो तो बनती ही है घर में या फिर होनी ही चाहिए? आप तो दोनों खुद लाहौरी हैं और आपको इसीलिए तो हमें पता है पंजाबी जीदार होते हैं, पार्ट लाहौरी, बट ये जायके पे भी गौर करते हैं, और जायका ना हो तो खाना कैसे खाया जाएगा। ट्रू। तो आपकी फेवरेट डिश क्या रहती है बड़ी ईद पर अमूमन? मेरी अम्मी बनाती है बड़ा मज़े का स्टीम रोस्ट बनाती हैं, और पूरी रात में उसको रोस्ट करती हैं और बड़ी ही लजीज होती है। मतलब अब आप इस चीज़ को एंजॉय करें कि उसमें लेमन भी डला होता है, सारे मसाले डले होते हैं। महक तो बनता तो ये था कि आप हमें बुलाएं, तो हमने आपको बुला लिया। तो मतलब प्लीज रिटर्न द फेवर। कराची में है ना, ये हमारे फासले आ गए हैं। तो हम आपको वैसे बता रहे हैं, जब हम लाहौर में होंगे तो आप यू कैन रिटर्न द फेवर एंड इनवाइट अस योर प्लेस। डन करें। जबरदस्त हो गया। हम चाहते हैं कि आप भी कुछ रौनक लगाएं हमारे शो में और हमारे लिए कुछ गाएं। हमारे लिए क्या, पूरे पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स कुछ गाएं। तो ये मैं आप लोगों को ये डेडिकेट कर रही हूँ और पूरे पाकिस्तान को भी ईद वाले दिन। ये कमली का OST है जो कि मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए भी क्योंकि रेशमा जी का ही आखिरी गाना था जो उन्होंने गाया था। जबरदस्त। सिंग फॉर अस। थैंक यू। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम है, तेरे कोलों वख होके मैं मर जावे, तेरे कोलों वख होके मैं मर जावे, हथ जोड़निया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोले ना वे, मैनू तू 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 हाय मैनू तू तू। थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत आला। और के एक ना समा सा कुछ बन गया, मैं तो घुस गई आपकी आवाज़ में, बहुत खूबसूरत और वाकई बड़ा पॉपुलर हुआ है। कमली के OST से आपने गाया। कमल ने क्या अदाकारी भी कमाल की है। क्या वो फिल्में हटके थी, बाकी सारी फिल्मों से बड़ी हटके फिल्म है। सो महक आपसे हम कुछ देर के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ ही रहिए प्लीज। और आप मीनवाइल एक और गाना जबरदस्त हमारे लिए प्लीज सोच के रखिए जो हमने आपसे सुनना है। और कराची में कुछ बेहतरीन टैलेंटेड लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विल सी यू इन अ व्हाइल।
स्माइल महक, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम जी। हम वेलकम करेंगे कोमल खान और ज़ीशान हैदर साहब को। आज से बाय द वे कराची में 12 से ही एक ज़बरदस्त थिएटर प्ले इन कराची आर्ट्स काउंसिल लगने वाला है। 100 दिन चोर के प्ले का नाम है 100 दिन चोर के। बहुत से कैरेक्टर्स मेरे ज़हन में आ रहे हैं इस पे। जी बिल्कुल, ज़ीशान डायरेक्टर हैं उनके, कोमल जो है एक्टर हैं, और कोमल का ये पहला प्ले होगा, तो हम बड़े एक्साइटेड हैं आपसे भी बात करने के लिए। लेकिन ज़ीशान, सबसे पहले आपसे जरा पता करें, कैप्टन ऑफ द शिप, एब्सोल्युटली, व्हाट्स द थीम बिहाइंड इट? आप तो करते ही रहते हैं डायरेक्ट, तो व्हाई दिस वन, व्हाट इज इट अबाउट? Well, it's a ridiculously funny play. कोमल में क्या आपने देखा? बिकॉज कोमल से अभी हम बात कर रहे थे, तो कोमल इज अ फ्रेश ग्रेजुएट, शी जस्ट यू नो दिस गोइंग टू बी हर फर्स्ट प्ले, और मुझे वैसे ही वो ह्यूमरस टाइप लग रही हैं, अभी बातें करेंगे तो पता चलेगा। तो क्या स्पार्क ये प्रोवाइड कर रही हैं? Well, she is a bright young student. She has joined us 2 semesters पहले, और हमारा जो किरदार है वो एक यंग सी नाइव सी लड़की है जिससे शादी होने लगी है। वो लाहौर में रहती हैं, जिससे शादी हो रही है वो कराची में रहता है। वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है इससे पिछले कुछ अरसे से। क्यों उठाता है, हेलो बोलता है, बाय बोलता है, रख देता है। वजह वो आएंगे तो पता चलेगा ये खेल में पता चलेगा। ये खेल में पता लगेगा। और ये वहाँ पहुँच जाती हैं तंग आकर। अच्छा, तो ये मतलब जबरदस्त। सो कोमल, उधर भी कुछ चल माशाल्लाह, रहा है। द सिटी अवेट्स योर परफॉर्मेंस। आपको पता है, पर्टिकुलरली जब कराची आर्ट्स काउंसिल में कोई प्ले लगता है तो उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। इट इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म दैट द सिटी प्रोवाइड्स। सो आप कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन थोड़ी नर्वस भी हैं क्या? हाँ, नर्वसनेस तो है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा फर्स्ट प्ले है। लेकिन तैयारी भी तो सर ने कराई है ना? बहुत, हाँ, बहुत तैयारी करवाई है। तो कितनी रिहर्सल होती है यूजुअली किसी भी फाइनल स्टेज पे जाने से पहले? बहुत, मैंने तो एंड में ज्वाइन किया था। अच्छा। क्योंकि मैं एक लड़की थी, आपने पोस्टर भी देखा होगा, उसमें जो है इरम कोई और है। सही। तो उसका बारिश में एक्सीडेंट हो गया। तो असल में? जी, असल में। अच्छा। तो फिर सर ने मुझे कॉल करके कहा कि जो है हमें आई होप शी इज डूइंग वेल। या She's okay now. शी इज ओके, लेकिन दैट प्रोवाइडेड यू विद, आई एम सॉरी बट किसी और की उस पे आपको हाँ। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आई, सर ने कहा आप आ जाएं, आप लाइंस रीड कर लें। फिर सर ने मुझे देखा, सर ने कहा बहुत मेहनत की ज़रूरत है। फिर सर ने तो फिर वो बहुत आपने मेहनत की इन पे? Of course, we had to redo the entire thing. अच्छा, मेरे लिए स्पेशली सर बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है हम दोबारा से करेंगे, दोबारा से करेंगे, दोबारा से। और मुझे याद नहीं रहता था, मुझे याद रहता था, लेकिन जब सर सामने होते थे तो मैं भूल जाती थी। फिर सर ने एक दिन कहा इमेजिन करो कि मैं नहीं हूँ। फिर मुझसे हो गया। फिर सर ने कहा ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा सर मैंने इमेजिन किया, आप नहीं हो। सर कह रहे इतनी अच्छी इमेजिनेशन है, तुम इमेज करो, हमारा शो बहुत अच्छा हो। मैंने कहा मैंने कर लिया, अच्छा ही होगा। अच्छा, अब देखिए, वैसे तो अदाकारी ऑब्वियसली टीवी, फिल्म्स, मतलब इतने प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो आप देखें ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन थिएटर का ये है कि वो सामने लोग बैठे होते हैं। हाँ। और उस वक्त आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रही है, वेदर यू आर गुड और बैड और व्हाटएवर द प्ले इज। उसके लिए आप तैयार हैं? बिकॉज समटाइम्स वी हैव स्पोकन टू यू नो थिएटर आर्टिस्ट, और थोड़े से अनहिंज भी हो जाते हैं इस वजह से, बिकॉज अभी प्ले चल ही रहा होता है और शुरू के ही किसी उसमें अगर आपका आई कांटेक्ट किसी से बन जाए और आप खुद ही अपने दिमाग में सोचें कि शायद उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मतलब आर यू रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ? बिल्कुल बिल्कुल सर सिखाते हैं। फोर्थ वॉल होती है थिएटर के, जो जहाँ ऑडियंस होती है उसे हम कहते हैं फोर्थ वॉल। Right. तो वहाँ पे आपको नहीं देखना, मतलब अगर आपकी नज़र पर भी गई है तो हम अब इतने कैरेक्टर में हम होते हैं कि फिर वो फ़र्क ही नहीं पड़ता। Okay, तो you're good to go. आप जबरदस्त। आपकी राय में ये प्ले देखने के लिए मुझे या कराची में बसने वालों को क्यों आना चाहिए? क्योंकि मैं हूँ। नहीं, आप तो हैं, इसके अलावा ये बहुत ही आला, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जवाब। नहीं, ये बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आपको इंशाल्लाह आगे लेकर जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये कि बहुत ज़्यादा मसले हैं हर किसी की ज़िंदगी में, ऐसा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तो अगर आप लोग आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हंसने को मिलेगा। और सर ने इतनी मेहनत की है, हमने इतनी मेहनत की है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के थिएटर्स को हमें सपोर्ट करना तो चाहिए। यानी कि बेसिकली अगर आपने एंटरटेन होना है, और आपको पता है आजकल एंटरटेनमेंट की बहुत ज़रूरत बहुत है, ज़रूरत है, हाँ। और मयारी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। म्यूजिक भी होगा, मतलब कोई गाने शाने, डांस वगैरह है? डांस कुछ है इस किस्म का? नहीं, उस तरह से नहीं है। It's not a musical. It's not a musical.
लेकिन प्ले के एक लम्हे में जाकर दो किरदारों को डांस करना पड़ जाता है। ओहो, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है। कुछ सिनेरियोज बिल्डअप होते हुए हमें, वो भी बहुत फनी है। चले, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह कितने दिन जारी रहेगा ये खेल? ये 12 से 19 जुलाई तक स्टेज किया जा रहा है आर्ट्स काउंसिल मेन ऑडिटोरियम, इंडोर ऑडिटोरियम में। ठंडे एसी में बैठ के आप प्ले देखें, और क्या चाहिए लोड शेडिंग के ज़माने में? हाँ, लाइट्स नहीं होती वहाँ पे, आपको 2 घंटे तक एसी में बैठना पड़ेगा। Ticket is 600 rupees and 50% discount for students. Awesome. ये तो बेहतरीन ही हो गया, मतलब बहुत अच्छा 600 रुपए में फिल्म का टिकट नहीं मिलता, आपको पता ही है ना, और 50% आपको वैसे ही डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू हैव योर स्टूडेंट कार्ड। सो टिकट ऑन गेट अवेलेबल भी है, ऑन गेट भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जीशान एंड कोमल, थैंक यू एंड गुड लक फॉर 100 दिन चोर के। थैंक यू वेरी जबरदस्त। अच्छा जी, साथ ही हम छोटी सी ब्रेक एंड हम इधर ही हैं बहुत कुछ अभी तो महक हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, कुछ और गाने शाने भी उनसे सुनेंगे। महक, आई होप यू वेल, और हमारी टीम ने आपकी कोई खातिर मदारत कर दी होगी मीनवाइल, अगर नहीं की तो बताइएगा। वेटिंग एज वेल। महक, हमने खानों की बात की, जब से आपने हमें एक इनवाइट दिया हम उसके इंतजार में भी बैठ गए, लेकिन माशाल्लाह आपकी आवाज़ इतनी अच्छी है that we are thinking कि हम एक गाना हो जाए। नहीं, पता है क्या, हम पेट की खुराक की बात कर रहे हैं, रूह की ग़िज़ा जो है ना वो सही में आपकी आवाज़ फराहम करती है। बड़ी शायराना हो गए, क्या क्या की खाते रहे आप पिछले ईद के 1-2 दिनों में? दाल सब्जी। अब्दुल्ला काफ़ी हद तक शायराना हो गए हुए हैं, और मुझे लगता है ये भी नेक्स्ट प्ले लिखने जा रहे हैं। मुझे भी पहले आर्ट की बात हो रही थी, फिर म्यूजिक। मुझे डर है इस बात का, मुझे इंतजार, काफ़ी भारी भारी लफ्ज़, सख्त उर्दू वाले। वो तो इनकी कमाल है। तो महक, we really want to listen to you। बहुत ही अच्छा लगा आपने जो लेकिन साथ ही मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि महक, और मतलब आप इतने बड़े स्पॉटिफाई पे फीचर हो गए, न्यूयॉर्क टाइम्स के स्क्वायर पे सबने आपको पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर देखा, अब आगे क्या, मतलब इज देयर एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, या कोई चीज़ पाइपलाइन में है? एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना फिर। बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हाई हो जाती हैं कि मैं ख्वाहिश करी, कहते बड़ा सोचे तो बड़ा होता है, तो मैं ग्रैमी भी जीतना चाहती हूँ इंशाल्लाह ऐसा हो। और मेरे जो OST आने वाले हैं मैं उनके लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई विश कि मैं यहाँ पे गा सकती, क्योंकि अभी वो रिलीज़ नहीं हुआ है तो मैं नहीं गा सकती। तो एक सुहेल अहमद साहब का ड्रामा आ रहा है और यासरा रिजवी का भी एक आ रहा है, तो बहुत कौन सुन रहा है महक? मतलब कोई किसी को नहीं पता चलेगा, हमें सुना दे जल्दी से, बस हम दोनों हैं, हम दोनों और आप। जियो को, असल में बात ये कि जियो को सब देखते हैं, ऐसा होता ना कि जियो को कोई ना देखता तो मैं ज़रूर गा देती। तो फिर इसके अलावा क्या सोचा है आपने हमें सुनाने के लिए? मैं आपको सुना रही, क्योंकि पसूड़ी अपना हम देख लें कि महंगाई कितनी ज़्यादा, ऊपर से ईद भी आ गई, तो पसूड़ी में गाना चाहूँगी, क्योंकि पसूड़ी का पड़ी हुई है सबको, फीवर है सबके ऊपर। हाँ, पूरे मुल्क को जिसको पता भी नहीं था पसूड़ी क्या होती है, अब उनको पसूड़ी पड़ चुकी है, तो बनता भी है कि आप गाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अगलावा मजबूरे नू आन जान दी पसूड़ी नू जहर बने, हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू, आना सीओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, पावा क्यों दी चूरी नू, रावा च बावा च तेनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, पूरा भी ना होवे। ब्यूटीफुल, मतलब ये भी वो गाना ऐसा है जो पाकिस्तान की पहचान बन गया ग्लोबली, और हम आपस में भी बात कर रहे थे, और एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन हम आपसे जानना चाहते हैं, मतलब क्या ही खास बात है इस धुन में कि कैसे दुनिया पागल ही हो गई है इस धुन के पीछे? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से एज एन म्यूजिशियन मैं बताऊंगी कि जितना सादा होता है ना म्यूज़िक को, जितनी सादगी से पेश किया जाता है, अगर आप पुरानी गज़लें सुन लें या पुराने हमारे जितने भी गाने वाले, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मिक्सअप नहीं किया होता, खिचड़ी नहीं पकाई होती थी, और वो लफ्ज़ जो जल्दी से आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाते हैं, तो ये भी एक होता है फैक्टर। और जो हालात चल रहे थे, म्यूज़िक नहीं आ रहा था, तो मेरे ख्याल से ये वो एक सॉन्ग था जो कि क्लिक कर गया और वायरल हो गया। ट्रू। अच्छा, और फिर इसके कुछ म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस भी बड़े अक्रॉस बाउंड्रीज, अगर आप मतलब कोई भी जुबान बोल रहा हो, हाँ कोई भी जुबान बोल रहा हो, सबने ट्राई कर लिया है गाना गाना। ट्रू बिल्कुल।
अच्छा, इस वक्त कहते हैं ये ना दुनिया का फेमस सॉन्ग है इस वक्त। जी बिल्कुल, ग्लोबली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ग्लोबल म्यूजिक सीन पे सर्टनली टॉप 3 सॉन्ग्स में पसूड़ी आ रहा है। अच्छा महक, वी आर क्यूरियस, अब वी अंडरस्टैंड कि आप अपने OSTs जो अभी आपने गाए हैं वो तो गा नहीं सकती, लेकिन समथिंग एल्स, कोई कोलैबोरेशन जो आपने की हो, कर रही हो, हम इंसाइट चाहते हैं कि आगे क्या है। एक हाँ, इंडिया पंजाब के एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हैं जिनके गाने ऑलमोस्ट सब सुन रहे होते हैं, उनका नाम भी नहीं मैं लूँगी, उनके साथ मेरी कोलैबोरेशन आ रही है। शायद मैं गाना बताऊँ तो अब्दुल्ला, उनका एक गाना वायरल हुआ था, काले लिबास दी शकीन कुड़ी, ओहो दूर जाओ मेरे काले रंग। तो क्या गाना है, मतलब मैं कहता हूँ कमाल, बहुत आला। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। अच्छा तो सुना सकती है कुछ उनके दो साथ आ रहा लाइनें? है। नहीं उनके साथ गाने की है, इसी गाने की, उसकी नहीं सुना सकती, कोई और गाना सुना देती क्योंकि बरसात आगे से स्टार्ट होने वाली है, तो खान साहब का एक बरसात का गाना सुना। चलें, बहुत वंडरफुल। गुड, वेरी नाइस। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। कब तक तुम परदेस रहोगे, आओगे ना खत लिखोगे, मैं घुट घुट के जान दे दूंगी, और किसे फिर जान कहोगे, ढूंढोगे जंगल बेले में, हर बस्ती में, हर मेले में, गाओगे यही अकेले में, मैनू यादां तेरियां आंदियां ने, मैनू यादां। माशाअल्लाह, क्या अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। आपको, आपके घर वालों को, आपके दोस्तों को वंस अगेन बहुत बहुत ईद मुबारक। महक, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर मेकिंग आवर ईद सो म्यूजिकल, और बड़ा ही मज़ा आया। अगले घंटे में हम लोग मिलेंगे, लेकिन महक के बारे में एक बात है कि महक खुद भी एंजॉय करती है तुम्हारे। और आपको पता है कि आपने हमसे वादा तो किया था, मतलब आपने मुझसे ब्रेक में वादा लिया था कि मैं सियासी बातें नहीं करूंगा, लेकिन भाई अब ईद हैज ऑलमोस्ट एंडेड, ऑलमोस्ट एंडेड। सो हमने चूंकि पंजाब की सियासी सूरत हाल और पंजाब के सियासी मंजरनामे पर पिछले घंटे में बात कर ली है, और सिंध में 3 अजला में आपको पता है होने वाले हैं बल्दियाती इंतखाबात, उसकी बात ना करें तो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, इसलिए वो भी थोड़ी गुफ्तगू शामिल होगी। इसके अलावा फन पार्ट्स तो हैं ही हमारे पास। A lot of people would argue कि ईद के तीसरे दिन भी पॉलिटिक्स पे बात करना ही अनफेयर है, तो ये भी बात हो सकती है। ऐसा करते हैं कि उसको भी जरा मुख्तसर रखेंगे और उसमें भी जरा कुछ ईद के बारे में भी बात कर लेंगे ना। आपको पता है अब हमारे साथ होंगे मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफी मजहर अब्बास हमारे साथ हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, ईद मुबारक मजहर साहब। आपको ईद मुबारक। अच्छा मजहर साहब, लेट्स टॉक अबाउट पंजाब फर्स्ट, क्योंकि पंजाब में जो हम कैंपेनिंग देख रहे हैं ना, आई एम सॉरी, एक बात वी हैव टू से कि वो कैंपेनिंग देख के लगता नहीं है कि मुल्क में इतनी महंगाई है और आवाम पिस रही है, बिकॉज माशाल्लाह जो फंड्स डाले हुए हैं दोनों साइडों से, अगर PMLN की खासतौर पे बात कर लें, दे आर गोइंग फुल बोर एज इफ ये लिटरली जनरल इलेक्शंस हो मुल्क के। तो ये एक मिनी सिनेरियो जो है, जी जी मिनी सिनेरियो एक ऐसा नजर देखिए, एक तो सबको ईद मुबारक पूरी कौम को। साल में एक मरतबा हम ईद कुर्बान मनाते हैं और बाकी 364 दिन हम कुर्बानी देते हैं और आजकल तो ज़्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही ये कहा। जहाँ तक पंजाब में देखिए बहुत सीधा सा है, पंजाब में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें से कम 10 सीटें ऐसी हैं जो आज़ाद उम्मीदवार ने जीती थी, बाद में वो तहरीक इंसाफ में चले गए थे। तो उन आज़ाद उम्मीदवार ने जो सीटें जीती थी वो PMLN और PTI के मुकाबले में जीती थी, तो इसका मतलब है उनका पर्सनल वोट था, पर्सनल वोट। तो अब वो पर्सनल वोट के सद तक डेंट पड़ा होगा उसके अंदर, क्योंकि PTI ज्वाइन करने के बाद, फिर PTI छोड़ने के बाद वो जो एडवांटेजेस हैं मुस्लिम लीग नून की, वो उनकी बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि मुस्लिम लीग नून
बेसिकली प्रोडक्ट है बल्दियाती इलेक्शंस की। यानी वो ठीक है जनरल जिलानी के दौर में बनी, लेकिन जो उन्होंने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस और लोकल बॉडीज इलेक्शन, तो वो उसकी साइंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं लोग, उसकी इलेक्शन की साइंस को। दूसरा जो उनका वो है, ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट का एडवांटेज होता है, जो उनकी डिसएडवांटेजेस हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। बीइंग इन गवर्नमेंट प्राइमरीली पहली चीज़ ये कि उन्होंने उन लोगों को टिकट दिया है जिनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था 2018 में। तो जो PMLN के वो लोग जिन्होंने उस वक्त कैंपेन की थी और वो पूरे 2-2.5 साल कैंपेन उनके खिलाफ खड़े रहे, वो आज ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत से सवाल करते हैं कि आपने उन्हीं लोगों को उठा के टिकट दे दिया। बिल्कुल मेक सेंस। तो उसमें हो सकता है कि कुछ वोटर उनका घर बैठ जाए, कुछ वोटर उनके खिलाफ वोट दे दे, और कुछ जो नजरियाती वोटर होता है वो इसको एक ज़रूरत समझ के जो है देता ही है। तो ये बात खुद मुस्लिम लीग नून के लीडर्स से मैंने पूछी और उन्होंने कहा कि ये हमें डिफ़िकल्टी हो रही है पंजाब के अंदर। अगर आप मरियम नवाज साहिबा की पहली तकरीर देखें तो उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हमने नज़ीर चौहान को टिकट क्यों दिया। जब आप जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है यू नो के देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। तो वो एक फिर महंगाई का किस्सा असर होता है, प्लस ये कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान जब से नो कॉन्फिडेंस आया है उसके बाद से सड़कों पे हैं और उनकी पॉपुलैरिटी में उनका वर्कर चार्ज है वो है। जो PTI का डिसएडवांटेज है, वो PTI का डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि PTI के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर। और पंजाब में परफॉर्मेंस का तस्करा करने के लिए भी कोई मैटर नहीं है, क्योंकि उनके पास जो लोग होते थे जिन्होंने पंजाब में उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाई, वो थे जहांगीर तरीन और अलीम खान, चौधरी सरवर। वो तो है नहीं, ये सारे लोग वो हैं। तो ये मुकाबला ज़रूर अच्छा है, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से ये मुकाबला 15-5 सीट का नहीं है। ये मुकाबला या तो 50-50 होगा या 60-40 होगा। चलें लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, कमिंग टू कराची नाउ मज़े साहब, मतलब यहाँ एलाइज कह लें, कितना ही आपको इत्तेफाक राय बाकी बचता हुआ नज़र आ रहा है। कराची के बल्दियाती इंतखाब भी अब सर पर हैं सर्टनली, और उसके अलावा जो MQM के मुआहदे हुए थे जिस पे वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि भाई अब तो सारी पार्टीज जामिन हैं इस मुआहदे की, उसमें कोई 1 इंच भी नहीं, क्वार्टर इंच भी कोई पेशरफ्त हुई है। देखिए, सबसे बड़े तीन शहरों में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं 24 को। एक बदीन में जहां जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का अच्छा खासा होल्ड है, तो वहाँ पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम हो सकती है। और डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो वो ये कह रही थी कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर और जो उनका जो गवर्नमेंट्स की टैक्टिस होती हैं जिस पे उन पर इल्ज़ाम भी लगा फर्स्ट फेज़ के अंदर, वो है। हैदराबाद और कराची का इलेक्शन जो है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। तहरीक लब्बैक इज़ अ पार्टी टू वॉच। इंडीड दे हैव प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो कराची में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोटर है वो है बरेलवी वोटर, जो कराची में शुरू में कराची हैदराबाद में JUP का बड़ा होल्ड रहा है। जमीयत उलमाए पाकिस्तान, मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम की, उनका बड़ा होल्ड रहा है। वो वोटर पे शिफ्ट हुआ और वो गया सुन्नी तहरीक के अंदर। अब सुन्नी तहरीक की कोई इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन वो वोटर अपनी जगह, फिर वो वोटर गया MQM में। मेमन ये सारी जो वो थी ये MQM को वोट देते आ रहे हैं। जब MQM की तकसीम हुई और MQM के अंदर इख्तलाफात हुए तो वो वोटर जाके जुड़ गया तहरीक लब्बैक के साथ। वो इसी वजह से 2018 के इलेक्शन में जहां और बहुत से फैक्टर थे, MQM की जो सीटें लूज़ हुई हैं उसमें तहरीक लब्बैक फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 20,000 30,000, यहाँ तक कि लियारी में बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर आए और वो दूसरे नंबर पर आए। वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने NA 240 में भी देखा। उसमें दूसरा, जमात इस्लामी बहुत मुतहर्रिक रही है पिछले 3 सालों में। जमात इस्लामी के पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी है। माजी में उनके 2 मेयर भी रहे हैं और 2 मरतबा मेयर रहे हैं, सत्तार अफगानी साहब और नेमतुल्लाह साहब। और इस मरतबा हाफिज़ नईम ने बहुत ज़्यादा कैंपेन वगैरह की है। तो जमात इस्लामी भी एक फैक्टर है, लेकिन होगा मुझे एक डिवाइडेड मैंडेट नज़र आता है। MQM का सबसे बड़ा, और MQM अब जो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से वो इस
NA-245 से पहले उनके दरमियान कोई एक इत्तेहाद बन जाए। कितने चांसेस हैं इसके? वैसे बाबर गौरी साहब भी आ गए, मतलब क्या ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है या मुझे नहीं लगता। देखिए इसके अलावा है ये डेवलपमेंट? पिछले 2 साल से हैदर अब्बास रिजवी इसी शहर में है, कहीं आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर अच्छा, एक और चीज नहीं कर सकते, उन पे पाबंदी है। यहाँ MQM का जो एक बड़ा जो डायलेमा पिछले चंद सालों में है कि MQM पिछली हुकूमत के साथ भी थी, इस हुकूमत के साथ भी है। ना पिछली हुकूमत उनके यूनिट ऑफिस, सेक्टर ऑफिस खुलवा ना ये खुलवा सके, ना ये खुलवा सके। एक और चीज़, क्योंकि हमने पहले भी देखा है सिंध के इलेक्शंस में खास तौर पे बड़ा वायलेंस है, मतलब हमने तो डेथ्स होते हुए देखा, मार कुटाई, मतलब ये तो एक बड़ी आम सी रिवायत बन गई। अभी भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है या किसी तरीके से तो ये कंट्रोल करना पड़ेगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो एक टेंशन इस बात की हो जाती है कि बदनिज़ामी, बदअमनी, ये सारी चीज़ें देखो हैंड इन हैंड विद इलेक्शन। लोकल बॉडीज इलेक्शन क्योंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल का इलेक्शन होता है, इसलिए मोहल्ले के अंदर ये इन सारों में तो वो टेंशन ज़्यादा होती है। इवन जनरल इलेक्शन से ज़्यादा टेंशन होती है इसमें लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि छोटी छोटे यूसीज वगैरह ये होते हैं ताल्लुका वगैरह, तो उसमें ख़ानदानों में, बरादरियों में झगड़े हो जाते हैं। आई होप कि इस दफ़ा ज़रा अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रहे। मज़ा टाइम कम है हमारे पास, जाते जाते हमने पूछना आपसे ये है कि अब ईद का भी तो मौका है ना। अच्छा, सॉरी भूल ही गए थे, सारी ईद का भी तो टेंशन में। मौका है ना, तो आपकी फेवरेट डिश इस ईद पर क्या रहती है? बाद लोगों को भुना गोश्त पसंद है, कच्चे कीमे के कबाब या फ्रेश कलेजी, या ये आपका सबसे ज़्यादा आप शौक से क्या खाते हैं? क्या स्विच मारा है वैसे हमने, आपने देखा है? जल्दी से खाने की बात हो जाए। देखिए आज से कुछ साल पहले तो मसाले वाली चीज़ें अच्छी लगती थी, अब ज़रा इज्तनाब करते, अब ज़रा जो है वो हाँ अब थोड़ा सा मुश्किल होती है, बट स्टिल जो है ईद के दिन बारबेक्यू घर के अंदर हो ही जाता है शाम में। हाँ शाम में हो ही जाता है, तो वो जैसा भी अच्छा बन जाए, कोई एक ख़ास फेवरेट नहीं, लेकिन मेरी हमेशा से फेवरेट चिकन टिक्का रहा है हमेशा से। चिकन वाले हैं लोग, ये हमारा हम अपना अलग ग्रुप बनाएंगे ईद पे चिकन खाने वालों का। भाई ऑल टाइम फेवरेट हो। कभी कभार आप वो गोश्त इतना देख के ना, घर में भी गोश्त आ रहा है, आप भी दे रहे हैं, तो यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम चावल और भिंडी खाएं। हाँ, दाल चावल और भिंडी खाएं। एक्चुअली दाल चावल हमारे यहाँ तो बनती है। गोश्त खा लिया जाता है, लेकिन ईद के 3-4 दिन गुजार कर मेरे से खाया जाता है। हाँ ना, एग्जैक्टली। मैंने तो आपको कितनी बार बताया, हालांकि लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती कि मुझे फिर वो गोश्त की फ्रीजर से आवाज आना, आई डोंट नो साइकोलॉजिकल है, अलावा जो हिल भी रहा होता है, उसके अलावा जो शहर में गंदगी होती है, वो तो नहीं पूछे, वो तो मतलब बहुत सी कोशिश कर ली है, पहले सालों के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। अब हम बातें करते हैं क्रिकेट की। क्या हाँ, आपको पता है कि हमारा कोई भी दिन और ईद त्यौहार तो वैसे ही क्रिकेट हमारा फेवरेट मशगला है, बल्कि हमारा फेवरेट स्पोर्ट है। व्हेन वी वर यंगर और हम चकवाल में हमारी ईद वगैरह होती तो थी, उस दिन भी क्रिकेट हो रहा होता था घर में, कोई ड्राइव वे में सारे कजन्स वगैरह, और हम जैसे छोटे जो होते थे। और चले बड़ी ईद पे तो बहुत कुछ करने को होता है, इसके अलावा छोटी ईद पे तो कुछ करने को नहीं होता, चलो क्रिकेट ही हो जाए। सो ये सब कुछ तो होता ही था। क्या आपने दिन याद करा दिया। खैर, T20 और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस किसी से ढकी छुपी नहीं है। दोनों फॉर्मेट में कौमी टीम एक मजबूत और मुश्किल हरीफ के तौर पर मानी जाती है, जानी जाती है दुनिया में। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है कि टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, और बाज़ाहिर महसूस होता है कि हमारे जो बॉयज़ हैं इन ग्रीन, वो रेड बॉल क्रिकेट को संजीदगी से नहीं ले रहे, या संजीदा तो लेते ही होंगे, कुछ मसला है वैसे, इट्स नॉट वर्किंग आउट। सो हम ये पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के सिकंदर। ईद मुबारक। आपने ये कैसे कह दिया कि छोटी ईद के ऊपर कोई मसरूफियत नहीं होती? बताइए आपको, मैं इतना बिजी हूँ आज, इतनी मुश्किल से। बड़ी पे तो बहुत मसरूफियत होती है, छोटी पे नहीं होती ना, तो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, छोटी पे मतलब इस वक्त तो मैं पकड़ के लाया हूँ अभी जल्दी कसाई को, भाई इतनी मुश्किलों से आया हाथ। यार आप मैं पैसे बचाने के चक्कर में ये तीसरे दिन आपने बकरा खरीदा, तीसरे दिन मैंने पहले घंटे में ये कह दिया था इट्स ओके टू डू इट ऑन द थर्ड डे। जोहर की नमाज से पहले हो जाना चाहिए, बड़ी मुश्किलों से पकड़े, डिस्काउंटेड रेट पे आया वो। आपको पता है ये तीसरे दिन लोगों को तुक्का लगता है तो लग जाए, डिस्काउंट मिल जाते हैं। आपको वैसे इस दफा महंगा मिला, पहले से जानवर सस्ता मिला? या पुराने पाकिस्तान में मुझे सबसे पहले दफा खरीदा था ना, मुझे आज तक याद है अपने वालिद साहब के साथ जाकर, मैं आई मस्ट बी अंडर 10, हमने 50 रुपए का बकरा खरीदा। अब वो जमाने कहाँ है, मतलब याद करा रहे हैं आप? इवन टॉकिंग अबाउट आज के आप बहुत ज्यादा बकरे ले लेते और एक बिजनेस। अच्छा, सबसे उसका जो पंच लाइन है उसकी ये कि जब वो वापस हम लेकर आए, जुबा करने लगे तो पता चला वो बकरी थी।
ये तो उससे फिर मुझे no wonder अंदाजा हुआ कि वो जो 50 बड़े बालों वाला बकरा नहीं होता, वो वाला था। अच्छा वो जरा let's not go into the detail. कैमोफ्लेज। तो मुझसे उसे आइडिया हुआ कि मेरे वालिद साहब को भी बकरा खरीदने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने फिर उससे इबरत हासिल की, फिर सीखा। सीखना बहुत जरूरी हो गया होगा उसके बाद। चले कुर्बानी तो हो ही जाती है। लेकिन वैसे आपको हम मैच पे भी आते हैं, लेकिन एक बात जो हम सबसे पूछ रहे हैं कि बड़ी ईद पे आपको पता है हर एक के घर में कुछ स्पेशल चीजें बनती हैं। जैसे हमारी अम्मी को जो है ना भेजा फ्राई बनाने का भी बड़ा शौक है। आपका? नहीं, वो तो मैं उनका बनाता हूँ। फ्राई तो ये करते हैं सबका। भेजा आजन मगज बनाने का शौक है उन्हें। कलेजी वलेजी तो चलो बनती है, तो आपके यहाँ कोई स्पेशल चीज बनती है? हमारे यहाँ सबसे पहले जो बकरा, जब भी मेरी वालदा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो जब हयात थी तो सबसे पहले कसाई को ये कहा जाता था भाई काटने का सबसे पहले तो कलेजी निकाल। वो तो निकाल ही दो। उसके बाद उसको फ्राई करते थे। दैट वाज दी थिंग। अच्छा, परसों हमारे लेकिन मैं वो कलेजी नहीं खाता शौक। परसों हमारे शो पे फहद मुस्तफ़ा आए हुए थे और मूवी प्रमोट हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बनाई, जो कि उनके भी वालिद को कलेजी का बहुत शौक है, लेकिन कुर्बानी सुबह इतनी जल्दी होती नहीं थी, तो वो 2 दिन पहले कलेजी ला के रख देते थे फ्रिज में, और जब वो पका के देते थे वालिद साहब को, तो वालिद साहब को ये कहते थे फ्रेश कलेजी की बात ही कुछ और है, इट वुड नेवर बी फ्रेश। तो हमें ये बात बहुत फनी लगी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू क्रिकेट, तो हमने क्या गलत ये कह दिया शुरू में कि आवर बॉयज आर मे बी नॉट रियली into test और रेड बॉल क्रिकेट? थोड़ा सा हम कम खेलें तो इसके वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा है। हम लोग नंबर 6 पे हैं, और जो आपकी बात है थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई भी है कि जो रेड बॉल क्रिकेट आप देखें, जैसे कि 2-3 क्रिकेटर्स थे, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से कह दिया कि हम नहीं खेलना चाहते, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ मनी इन वाइट बॉल क्रिकेट। इतना पैसा है, कम वक्त लगता है, एनर्जी भी कम लगती है, और आपकी फिजिकल जो है एक्टिविटी भी थोड़ी कम होती है, तो लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट उसकी तरफ हो रहे हैं। मगर एक दफ़ा सर्वे कराया गया था पूरे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में, तो ये लोग क्रिकेटर्स 87% लोगों ने कहा था कि टेस्ट क्रिकेट इज द क्रिकेट। अच्छा। जो आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिकेटर्स, रियल क्रिकेट। जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने इस सर्वे में जो वोटिंग की थी, उन्होंने सर्वे में जो रिजल्ट आया वो। ये कितना पुराना सर्वे है? ये है 5-6 साल पुराना। अब क्योंकि तब्दील हो गई है राय या नहीं? नहीं, अभी भी लोग समझते हैं कि जो असल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है, जो देखा असल तो हमने भी यही सुना है। हाँ, मगर ये कि अभी जो नई जनरेशन, नई चीज़ें आ गई हैं, आपको पता है नया पाकिस्तान भी बना, तो नई चीज़ें भी आ गई हैं, तो उसके अंदर जो है ये है कि ये एक्शन चाहिए बस, और उसका 3 घंटे में मैच खत्म हो, बस खत्म। पता है एंटरटेन हुए भी हम उसमें, ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लैंड न्यूजीलैंड में एंटरटेन हुए टेस्ट क्रिकेट से, हम इंग्लैंड इंडिया की सीरीज में एंटरटेन हुए क्रिकेट से, तो ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज बोरिंग और इट्स ऑलवेज नतीजा खेज नहीं होती भी है। आपने नहीं देखा था वो जो मैच जो बाबर ने बचाया था? एग्जैक्टली, अमेजिंग। मतलब कि हम लोग स्क्रीन से हटे नहीं कि यार अभी आउट होगा, शायद अब हो जाए। टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त खेला वो। अच्छा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी हम इंग्लैंड का ही एग्जांपल ले रहे हैं कि 87% ऑफ द पीपल सेड कि दैट इज द ट्रू क्रिकेट। तो इंग्लैंड ने ही चेंज भी कर दिया है सारी सिचुएशन टेस्ट क्रिकेट की। दे हैव एक्चुअली सेट सम एग्जांपल्स, जो कि कहा यही जा रहा है कि बाकी टेस्ट क्रिकेटिंग नेशंस को फॉलो करने चाहिए। दे आर प्लेइंग कंप्लीटली डिफरेंट टीम, मतलब बिल्कुल डिफरेंट टीम में डिफरेंट, और क्रिकेट बदल गई है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं ज़हीर अब्बास वगैरह हमारे सब ड्रेसिंग रूम में थे, तो एक लड़के ने हवा में शॉट खेला तो वो नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा आप हवा में शॉट खेल रहे हैं? क्रिकेट के अंदर हवा में कोई शॉट खेलता है, ज़मीन के साथ मारो। आजकल की क्रिकेट अगर उसको देखा जाए, मुझे वो बता रहे थे शोएब मोहम्मद, जो हनीफ मोहम्मद अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, कि वो कहते थे T20 आता है तो बंद कर देते थे, यार ये क्या क्रिकेट है। मगर अब क्रिकेट ऐसी हो गई है, इनोवेशन है, मज़ा आता है। हवा में शॉट खेलने का तो मज़ा ही और है, देखने का भी मज़ा और है, देखने का भी मज़ा और है। तो अब वो जो क्रिकेट बदली है ना, वो टेस्ट क्रिकेट में भी वो चीज़ें आ गई हैं कि जी आपने 2 घंटे के अंदर जो है 200 लगा देने, मतलब 10 ओवर के अंदर 100 लगा देने, वो हो रहा है, अब होना शुरू हो गया है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज आ रही है 16 जुलाई से 2 टेस्ट मैचों की श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका को हमें लाइट लेना चाहिए या फिर बस? देखिए, अभी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनकी सीरीज हुई है उसके अंदर स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त मतलब एक परफॉर्मेंस दी है वहाँ पर, तो हमें अपने स्पिनर्स पर रिलाई करना पड़ेगा। हमने यासिर शाह को वापस लेकर आए टीम में, हमारे पास नुमान है, हमारे पास नवाज़ है। या अभी मुझे पिछले दिनों पता चला कि जो यासिर शाह है उनको डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दूर रखा गया था। क्यों, क्या किया था उन्होंने?
वो उनको एक कैंप में भेजा गया था फॉर ट्रेनिंग और उनकी फिजिकल फिटनेस के लिए, और उनको कि आप अपना चेक करें और कुछ ट्रेनिंग करें, तो वो छोड़ के भाग गए। मतलब ही वाज अ बिग प्लेयर, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करता, चले गए। तो मगर क्रिकेट बोर्ड ने बताया नहीं कि उनको हमने सज़ा के तौर पर उनको बताना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जब भी आप किसी को सज़ा दें और ज़रूर बताएं, ताकि नौजवानों को पता चले कि जी इसको इन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा था तो उनको 3 महीने के लिए टीम से बाहर कर दिया। ये होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो अब हमारी टीम भी के पास भी स्पिनर अच्छे हैं, मगर वहाँ पे जो स्पिनर्स ने आउट किए वो ऑफ स्पिनर हैं। और हमारे पास जो ऑफ स्पिनर था साजिद खान, जिसने भी बहुत 7 टेस्ट मैच के लिए परफॉर्मेंस दी, उसको ड्रॉप कर दिया गया। तो अब हमने भी ये सवाल उठाया क्यों ड्रॉप किया, तो सुना है कि उनकी बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम है। मैं समझा शायद इलीगल है, उन्होंने कहा नहीं इलीगल नहीं है, उनका पाँव गलत गिरता है। तो मैंने कहा भाई मुझे उस वक्त ख्याल नहीं आया, मगर असल चाहिए कि फवाद आलम जैसा गलत तो कोई नहीं खड़ा होता ना। वो तो उधर देख रहे होते हैं, बॉलर इधर से आ रहा होता है, उधर देख रहे होते हैं, मगर तो वो भी है टीम में। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसके ऊपर जो है मेरे ख्याल से इतना फोकस नहीं होना चाहिए था। खैर एनीवे, तो हमारे स्पिनर्स पे बहुत डिपेंड करेगा। सो हम बॉलिंग से ही मैच जीतेंगे? नहीं, बैटिंग तो बगैर रन्स किए तो आप कैसे करेंगे, रन्स नहीं करेंगे। दोनों पे फोकस करना पड़ेगा। दोनों पे, मतलब बाबर ऑब्वियसली इज वन ऑफ द बाबर इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। उसके बाद रिजवान है, फवाद आलम है, अजहर है, तो वी हैव इमाम बड़ा। बट वी हैव ब्राइट चांसेस टू विन दिस सीरीज। होनी चाहिए, जीतनी चाहिए, मगर हमेशा जो भी मुल्क, जिस मुल्क में आप जाकर खेलते हैं ना, वो टीम हमेशा खतरनाक होती है अपने मुल्क। आप उनको ईजी नहीं ले सकते, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। सही, सो ये तो हमें रखना पड़ेगा। और अच्छा, डू यू थिंक, हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, 1-2 हफ्ते पहले, जब हमारे अपने प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स सारे अलॉट हो रहे थे, वो ABCD ग्रेडिंग भी होना स्टार्ट होगी। फिर ये बात हुई कि डिफरेंट टीम्स होनी चाहिए, जिस तरह इंग्लैंड की टेस्ट की डिफरेंट, तो वनडे की डिफरेंट। वी आर नॉट ऑन दैट लेवल एट ऑल। क्या हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, या हमारा वो विजन नहीं है, या हम आहिस्ता-आहिस्ता उस ट्रैक पे जा सकते हैं, या फिर हम उस ट्रैक पे जा रहे हैं? हाउ डज दैट वर्क? हमारे जो पिछले 3 साल थे ना, उसने हमारी स्पोर्ट्स को बिल्कुल पीछे ढकेल दिया है। माजरत के साथ ये तो आप कहेंगे कि कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। नहीं, बस फैक्ट है। देखिए, माजरत के साथ हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने सबको बिठाकर कहा कि मेरा 40 साल का ख्वाब था कि मैं नौकरियां ख़त्म कर दूं। उन्होंने क्रिकेटर्स की नौकरी ख़त्म करने को बोली थी। पूरे पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन, फुटबॉलर कह लें, एथलीट्स कह लें, सबकी नौकरियां फारिग हो गई। अल्टीमेटली उनकी भी अब पाकिस्तान की है 25 करोड़ की आबादी और उनके पास 6 टीमें खेलती हैं। इंग्लैंड की है 6 करोड़ की आबादी, उनकी 18 टीमें खेलती हैं। हमारे पास पहले खेला करती थी 18, वो सब पैक कर दी गई। तो हमारे पास लड़कों की इसीलिए मतलब है कि थोड़ा सा वसी, मतलब है कि हमारे पास जो लड़कों का जो पूल है उसको ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप इन्हीं 6 लड़कों के साथ खेलेंगे, रमीज़ राजा को मुझे कोई एतराज़ नहीं, वो रहें चेयरमैन, मगर वो कहें कि ये गलत हुआ है। पूरी दुनिया कह रही है, जहांगीर खान कह रहे हैं, जहांगीर खान से तो बड़ा कोई स्पोर्ट्समैन नहीं। उन्होंने कहा कि अब तबाह हो जाएगी। हॉकी के प्लेयर जो इतने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हॉकी की तबाही की वजह ये है कि उनके बच्चों की नौकरियां चली। आपने कैसे कह दिया कि जहांगीर खान से बना कोई स्पोर्ट? वो इमरान खान अपने आप को सबसे बड़ा स्पोर्ट्स। नहीं सर, आई एम वेरी सॉरी, जहांगीर खान इज लेजेंडरी स्टेटस है उनका। हाँ, उनका स्पोर्ट्समैन ऑफ मिलेनियम क्या कहते हैं उनको कहा गया है। वो तो मतलब उनके जैसा, हाँ, उन्होंने 1 वर्ल्ड कप जीता है, उन्होंने 15 वर्ल्ड कप जीते हैं। अच्छा, जहांगीर खान हैंडसम भी है यार। हाँ, मतलब है कि इमरान खान ने तो 92 का वर्ल्ड कप जीता है ना, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो 10 दफ़ा जीता है वर्ल्ड कप, तो आप उनको कैसे कहेंगे? हाँ, लेकिन उनका एक स्टेटस है, मगर एक ऑब्वियसली क्रिकेट इज मोर पॉपुलर एंड इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर कोई शख्स नहीं है इस वक्त। और वो और शाहिद अफरीदी 2 शख्स हैं। 2 शख्स हैं। तो शाहिद अफरीदी से हमें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा, बच के रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बट एनीवे, अच्छा एक दफ़ा फिर बता दो तो देखा, ये हुमा अपने बकरे का चुरा के लाई है हार। वाओ, थैंक यू, ब्यूटीफुल। See, somebody appreciated, unlike somebody who just made fun of me. भाई, हम इतना प्यार करते हैं अपने जानवर को। आप तो हॉस्पिटल ले गए थे, जब याद है आपका बकरा बीमार हो गया था पहले। हाँ। तो अगर मैंने कुर्बानी करते ही उसकी ज्वेलरी एक्चुअली उतार ली, पहले ही उतार उसको कुर्बान। अच्छा, हमारे मोहल्ले में केस हो गया। हमारे मोहल्ले के जो हमारे पड़ोसी है, वो एक बकरा लेके आए रात को, सुबह उसका इंतकाल हो गया बकरे का। अब पता नहीं वो क्या लेकर आए थे, और उन्होंने भी उठाकर वो सड़क के पर फेंक दिया कि वो, फिर मुझे फ़ोन करना पड़ा जाके, भाई इसको उठवाएं इसको। तो बस बचा तो ये, आपको नहीं पता कि पहले क्या हो रहा था 2 हफ्ते पहले। हम इंशाल्लाह ये सीरीज जीत जाते हैं तो पॉइंट्स भी हमारे बेहतर हो जाएंगे। हम ऊपर जाएंगे। हमें जो है अभी आप देखें, हर मुल्क जो है वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, हर जगह। भारत भी खेल रहा है। हमें अपनी जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसके अंदर टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा इंडक्ट करना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि, अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि हम कम से कम 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ तो खेलें, ताकि थोड़ा सा लड़कों को एक्सपोजर ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट का मिले। ठीक, थैंक यू सो मच।
सिकंदर, सर मैं भागूं पकड़ूं उसको यार, बड़े एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। ये जो मतलब इतने भी क्या आपने कंजूसी दिखानी कि मतलब आखिरी दिन के आखिरी लम्हात में बकरा बड़ा मुश्किल से डिस्काउंट दिया यार। नॉट जज अदर पीपल्स चॉइसेस अब्दुल्ला, हम रोज ये बात करते हैं। बड़े मजा आया एक दफा जो वो जुगत लगती है ना, तो वो एक कसाई आया, उसने काटा उठा, तो जो हमारे लाहौर के जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने कहा, मैंने पूछा, ओए अब बकरा की हो गया, ट्रक के नीचे है। तो ये इसीलिए वेट फॉर द राइट कसाई, यू हैव टू वेट फॉर द राइट कसाई, अदरवाइज हमारी अम्मी ने एक दफा कहा था ये सिलाई मशीन में नहीं, उसने पता क्या बोला, उसने कहा नहीं सुल्तान राई ने काटा है। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हम ब्रेक ले लेते हैं और एग्जांपल सामने आ जाएंगे। सो बारबेक्यू आप करेंगे इस दफा? कोशिश करूंगा मैं, कोशिश करेंगे। हमें बुलाएंगे या उस पर भी कोशिश होगी? नहीं, अगर करेंगे तो बुलाएंगे। हमें बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? वो कस्टम वालों ने रोक लिया था ना इस तरह यहाँ पर। अच्छा जी, अच्छा जी, एक हमने इंटरव्यू रिसेंटली किया था और वो तो ऐसा वायरल हुआ, और क्या हमें फरमाइशें आई, क्योंकि वो बात हम कर रहे हैं किसकी, मिस मार्वल की। आपको पता है पाकिस्तानी बहुत खुश हैं अपनी रिप्रेजेंटेशन पे इन अ ग्लोबल सीरीज लाइक मिस मार्वल, और इसको जनरली बहुत अप्रिसिएशन मिल रही है, एंड यू नो दैट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कल्चर प्राइमरी। पाकिस्तानी कनेडियन एक्ट्रेस है ईमान विलानी, यंग एक्टर, एंड शी इज प्लेइंग मिस मार्वल। तो उनके बारे में तो क्यूरियोसिटी लोगों को थी, लेकिन साथ हमारे बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टार्स जो हैं, they also we were surprised to find out they were all a part of फवाद खान, समीना अहमद साहिबा, मतलब निम्रा बुच्चा, you name it। और फिर हमारा माशाल्लाह म्यूजिक बीच में, तो it had a very strong Pakistani stamp on it, and obviously main character जो है वो है भी फ्रॉम अ पाकिस्तानी। अब आपको पता है कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है और हम उसके पीछे ना पड़े हैं तो हो नहीं सकता, इसलिए ईमान विलानी जो पाकिस्तानी कनेडियन एक्टर हैं, जो मिस मार्वल का किरदार निभा रही हैं सीरीज में, जिसने दुनिया भर में झंडे गाड़े हैं, उनसे हमने बात की कुछ दिन पहले, और वो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन हमें बड़ी फरमाइश आई कि जी दोबारा दिखाएं। To have you Iman, having a glimpse of your first 2 episodes, you know, we would certainly like to say before beginning the interview that we have certainly become a fan, and you have done true justice to your character, to the story, to this brand, certainly. All right, let's begin. Thank you. So we just want to know, because this, from what we saw, it seems like a very typical Pakistani, you know, household. Is it a depiction of your true life as well? Any similarities you see there? 100%. I mean, I have a very similar family dynamic. I have an older brother who's very much like Amir in the sense of him being very annoying, but also very lovable. And so, yeah, and just like you know, Kamala asking her parents to go to AvengerCon just very much hit close to home for me. You know, I would have to ask my parents like weeks in advance if I wanted to go to any high school party, just get it in their minds and be like, okay. And then we would have to kind of compromise on what time I would come home, and it'd be, you know what, even after having 2 kids, we still have to ask our parents whether we can step out of the home. It never ends. This is a very cultural thing, which I think people will come to relate. And it's the kind of South Asian representation that we needed for the world to see. Actually. Absolutely. Iman, do tell us, how does it feel to be part of the MCU as the youngest superhero? I mean, it is quite intimidating. I'm working with the people that I grew up idolizing, you know, it's just, it's crazy. But honestly, being in the MCU kind of humanized all of it a lot more for me. I just, the day I saw Kevin Feige eat lunch, I was complete. I felt like I've seen everything, and so yeah, that was kind of a big thing for me, just seeing the humanity in these huge movies. This must have not come easy. I'm sure you must have given a lot of auditions. So what was the journey like, and could you really believe, and could your family and friends believe that, all right, you have finally landed with this role? I still can't believe it. No, but when I was 15, I read all the Miss Marvel comics when I was in high school. I cosplayed as her for Halloween. I was a huge Marvel fan, and so this thing all came from a WhatsApp forward, which is like the brownest way this could have happened. My Kala sent me the forward, and it was super sketchy, but I did it anyway. And I sent my self-tape in, and 2 days later I get a call and they're like, do you have a lawyer? We want to fly you to LA. And so the next week I'm in LA with my dad, and it was just the most amazing time of my life. I just really wanted to cherish being in that room with so many people in Marvel Studios hats and logos on their jackets. It was just the coolest day of my life, and still I've experienced a lot of cool days, and I will still put that in the top.
Wow. There's yeah, a and lot then of action involved as well. Dreams actually do come true by looking at your journey. We can say that. We would love to know about your Pakistani influences, any singers, any actors that you aspire to be like, or you are a fan of, that you would love to meet, especially since we are talking about music here as well. Some of the music that we have heard, we will not give any spoilers here. It's very Pakistani. It's very Yeah. Pakistani, which is really loved in Pakistan. yeah, we wanted to incorporate, I'm so glad you brought up music because that really just sums up what our show is about. It's about bringing generations together and accepting everything that makes Kamala. So we have old Bollywood, we have old Pakistani music, a lot of stuff that, is now in Coke Studios and everything, and just like mix it with modern day pop music. And so it's just, we have this wonderful mix of a very, eclectic taste, and I'm so glad that we can share this, and I'm so excited Kamala, for if Pakistani audience. we are short on time, but if I ask you to name that one thing that reminds you of Pakistan and your time here during vacations, etc. Pakola. All right, Yeah. we love Awesome. we love that drink too, because you don't find it elsewhere. Yeah, this No. is a very, very Pakistan specific thing, Iman. Best of luck, and we are rooting for you and looking forward to see more of Miss Marvel. Thank you. Good luck. All right, Sweet, that is it. sweet. ईद हो गई, हाँ, ईद हो गई। अब खाना पीना कर लिया। नहीं, मतलब उठेंगे अभी तो ये खाएंगे। सीन चलेगा, अभी ये दावतें चलेंगी। अभी तो फ्रीजर भर वैसे गए by the way, मिस माशाल्लाह। मार्वल की मुझे बातें भी अच्छी लगी और बिल्कुल जैसे टिपिकल पाकिस्तानी यंग गर्ल्स होती हैं, तो उन लोगों की और वो इनकी ड्रिंक जो इनकी फेवरेट है ना, वो मेरी भी फेवरेट है। हाँ, that's ठीक है, true, that's सो true. वो तो हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम हम यही कहेंगे कि फ्रीजर पे कम बोझ डालें, पेट पे भी कम बोझ डालें, और इर्द गिर्द जितने भी आपके लोग हैं, हालात बहुत मुश्किल हैं। अब्दुल्ला का ये कहना था about the लोगों बोझ के पे। लिए उनको जरा ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, ये अच्छी बात कर दी। ठीक वो है। अच्छी बात कर दी है, एग्जैक्टली वैसे यू शुड डू दैट, एंजॉय योर डे। और आज We're gonna तीसरा see you दिन है, तो tomorrow, कल से inshallah. वी आर ऑल बैक टू वर्क। We are always at नो work. बट दुनिया भी तो देख रही है ना। See you tomorrow.